तो जय हिंद दोस्तों। चूँकि जो ये प्री क्रैश कोर्स है इसमें 5 क्लासेस में ही हिस्ट्री कंप्लीट करानी है, प्राचीन भारत का इतिहास बेसिकली कंप्लीट करानी है। तो आज का ये दूसरा वीडियो आपको मिलेगा, ताकि बेसिकली 5 क्लासेस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये है कि 5 दिनों में मैक्सिमम हम लोग का टारगेट है कि 5 दिनों के अंदर आप लोग को ये कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये आज की दूसरी क्लासेस होगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये आज की दूसरी क्लास होगी और हम लोग ने लास्ट में जाते जाते बेसिकली पूरा मौर्य काल देखा हम लोग ने। ठीक है, मौर्य काल के पहले देखा और बेसिकली हम लोग मगध साम्राज्य और 16 महाजनपदों के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, मगध साम्राज्य और 16 महाजनपदों के बारे में। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे जब मगध साम्राज्य में, ठीक है, मगध साम्राज्य में अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो मगध साम्राज्य जब टूटा या फिर आप कह सकते हो जब कमज़ोर शासक आए अशोक के बाद, जैसे जैसे मगध साम्राज्य टूटा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोकल लेवल पे अलग अलग, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, मैं ये मान ले रहा हूँ, उस समय का ये कुछ भारत है ऐसा, ठीक है, ये मान लीजिए भारत है सपोज। अब ये भारत है तो यहाँ से आक्रमण भी हो रहे थे बहुत सारे, जैसे शक, हूण, है ना, आप लोगों को ये सब पता ही होगा। आक्रमण मतलब बाद में होना शुरू हुए थे अशोक के बाद। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग छोटे छोटे राजा, यहाँ पे कलिंग है, ठीक है, यहाँ पे कलिंग है, यहाँ पे सातवाहनों का राज, ठीक है, शुंग, शक, कनिष्क, यहाँ पे कनिष्क। तो ये सब बेसिकली छोटे छोटे क्षत्रप आप कह सकते हैं यहाँ पर उभरे, छोटे छोटे राजा यहाँ पर उभरे। तो इनमें से आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात और आसपास के रीजन में यौधेय जनजातियाँ, ठीक है, यौधेय बेसिकली नाम से ही लग रहा है युद्ध, यौधेय जनजातियाँ थी। ठीक है, शकों का आक्रमण हुआ तो शक शासक थे। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आएंगी, काम मतलब जो आपके काम आ सकती हैं। अच्छा, जब ये सब शासक थे छोटे छोटे, तो इनको अंततः जीत के अपने अंदर किया गुप्त साम्राज्य ने। तो बाद में फिर से कंसोलिडेट हुआ। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान मगध का विस्तार पूरे ऐसे भारत में था। फिर जैसे ही मौर्य वंश समाप्त हुआ और राजा आप कह सकते हैं कमज़ोर राजा, यानी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई, तुरंत ये टूटे। ठीक है, समझिएगा, फीलिंग समझिएगा, तुरंत टूटे तो लोकल लेवल पे राजा आए। तो जो लोकल लेवल पे कुछ राजा हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद जिसने इसको कंसोलिडेट किया वो हुआ गुप्त राजवंश, गुप्त जानेंगे। फिर सीधी बात है, जब गुप्त राजवंश कमज़ोर हुआ, यानी इनके सामंतों ने जब छोटे छोटे राज उत्पन्न किए, तो हम लोग उसके बारे में यानी गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली यही टारगेट है कि हम लोग गुप्तोत्तर काल तक समाप्त करें, अपनी चीज़ों को एक बार समझते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यौधेय जनजातियाँ आई। ठीक है, यौधेय जनजातियों ने मैंने वही बताया कि राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में जहाँ पे शासन किया। ठीक है, तो इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का भी अंकन मिलता है। ठीक है, ये बात समझिएगा, इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का भी अंकन मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो मैंने क्या बोला कि भारत में आक्रमण भी चल रहे थे, ईरानी, यूनानी, ये सब आक्रमण भी चल रहे थे इधर से। ठीक है, इधर से छोटे छोटे जो इनके सामंत थे वो आपस में लड़ रहे थे, तो अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने। तो जो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया उसका नाम था डेरियस प्रथम। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो डेरियस प्रथम ये आपके दिमाग में फैक्ट होना चाहिए। आते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल पे। तो मैंने आपसे बताया कि कनिष्क यानी कुषाण वंश, ठीक है, बेसिकली अलग था, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। तो कुषाण वंश का शासन यहाँ पर हुआ। आप देखेंगे यहाँ पे महामेघवाहन वंश का शासन हुआ कलिंग के एरिया में, यानी उड़ीसा के रीजन में। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे शकों का शासन हुआ, गुजरात और आसपास के क्षेत्र में शकों का शासन हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सातवाहन, जो आप कह सकते हैं जो महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे सातवाहन का शासन हुआ। ठीक है, और आप देखेंगे सुंग वंश का शासन मिलता है। तो हमें क्या मिलते हैं प्रमुखतः 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें 5 शासन प्रमुख वहाँ पर मिलते हैं मौर्य काल के बाद। तो एक एक करके हम 5 का अध्ययन कर लेंगे। जब आप खुद से पढ़ेंगे ना ये घटनाचक्र, तो आपको ये चीज़ एफर्ट लगाना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत रैंडम दिया है। अचानक से कुषाण दे दिया, कुषाण के बारे में 2 फैक्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा रैंडम फैक्ट दिए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ के, मतलब आपको स्थिरता चाहिए, जो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते चलिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कुषाण वंश, हम लोग पहले सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कुषाण वंश। तो कुषाण वंश में 2 वंश होते हैं। कुषाण वंश के 2 वंश थे भारत में, एक था कैडिफिसिस, ठीक है, और दूसरा था कनिष्क। 2 वंश कुषाणों के होते हैं। अच्छा, एक राजा भी था कनिष्क नाम का, जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क सबसे फेमस राजा इसको बोलते हैं। ये कैडिफिसिस वंश का था, दिमाग में रखिएगा, ये कनिष्क वंश का नहीं था, नाम था इसका कनिष्क, लेकिन ये था कैडिफिसिस वंश का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप देखोगे कुषाणों में 2 शाखाएं थी, फिर से बता दे रहा हूँ। एक थी कनिष्क, यानी 2, आप कह सकते हो 2 पार्ट में कुषाण थे। एक थे कैडिफिसिस वंश, एक था कनिष्क वंश, ठीक, कनिष्क वंश। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले यार कहीं पे अगर प्रॉब्लम आए तो एक बार बताना, क्योंकि हिस्ट्री है, मेरे हिसाब से हिस्ट्री में तो कोई कीवर्ड ऐसा नहीं है जो आपको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स हैं वो ये असल में अपनी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ब्राह्मी कहीं कुछ यूनानी, तो चेंड्रोकोटस। अब चेंड्रोकोटस चाहे हिंदी में पढ़ो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, चेंड्रोकोटस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुषाण वंश के 2 प्रमुख वंश हुए, कैडिफिसिस, कनिष्क। जो कनिष्क सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाणों का, वो कैडिफिसिस वंश का था। ये पहले दिमाग में रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ कनिष्क कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश में देखिए 3 राजाओं के बारे में दिया, कुजुल कैडिफिसिस, विम कैडिफिसिस, कनिष्क, 3 बार में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कुजुल कैडिफिसिस, इसने केवल और केवल तांबे के सिक्के जारी किए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। केवल तांबे के सिक्के जारी करने वाला कनिष्क राजा, कुषाण राजा कौन था? कुजुल कैडिफिसिस। किसने तांबे और सोने दोनों के सिक्के चलाए? तो ये कौन था? विम कैडिफिसिस, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएगा, ये प्रश्न पूछ देगा। सिक्कों पर किसी किसी आकृतियां थी, महत्वपूर्ण नहीं है, कहाँ से याद करते इतना फिरेंगे, ठीक है। तो कुजुल कैडिफिसिस ने केवल तांबे, कु से कुजुल और केवल, तो ये दिमाग में रखिएगा। विम, जो विम बार आता है वो सोना और तांबा का मिक्सर होता है, इसे दिमाग में रखिए। तो विम कैडिफिसिस ने 2 तरह के जो है ये चलाए। अच्छा, एक फिर राजा हुआ कनिष्क, जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। यहाँ पर देखेंगे आप, है ना, यहाँ पर देखेंगे आप इनके दरबार में बहुत फेमस जो चरक, आपको पता होगा चरक, जो आप कह सकते हो चिकित्सक थे या डॉक्टर थे बेसिकली, है ना। तो वो बहुत आप कह सकते हो इनके बहुत फेमस जो चरक संहिता जिन्होंने लिखी थी, तो वो इनके दरबार में थे। इन्होंने सिक्कों पर बुद्ध का भी अंकन किया, ठीक है। और आप देखोगे इन्होंने शक संवत का शुभारंभ किया 78 ईस्वी में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, शक संवत का शुभारंभ कनिष्क ने किया था, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार शैली का भी आप कह सकते हो भारत में विकास हुआ। बेसिकली गांधार शैली जो कि मूर्ति कला की एक प्रमुख शैली है, इसका भारत में कनिष्क के काल में ही विकास हुआ। अब मैं क्या करूँगा ना, आपको थोड़ा सा मैंने जो है कौन सी किताब है वो नितिन सिंघानिया, उसके 2-3 पेज निकाले हैं, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से यार गांधार शैली कुछ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। हवाबाजी दिया है बेसिकली, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि हमारा यहाँ पे मेन टारगेट ये नहीं है कि हम समझना है, हमारा मेन टारगेट है कि एग्जाम के लिए रिवीजन चीज़ें तैयार करना है। फिर भी जो चीज़ें समझ आधारित हो जाए तो उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ बेसिस पे करवा दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, है ना, मैंने कुछ पेजेस इसके फ़ोटो खींचे हैं, अपने ही जो किताब पढ़ी थी। तो 3 शैलियाँ मूर्तिकला की भारत में मिलती है, मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। मौर्योत्तर काल में 3 मूर्तिकला की शैलियाँ भारत में मिलती हैं, एक गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो तीनों बातें सीधी बात है, रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है कि गांधार रीजन यानी जो अफगानिस्तान और आसपास का, ये क्या लिखा है, अफगानिस्तान आसपास का जो रीजन है वो गांधार रीजन हुआ। मथुरा शैली जो भारत का मथुरा क्षेत्र है, यूपी के आसपास, वहाँ पर मथुरा शैली का विकास हुआ। अमरावती शैली यानी दक्षिण भारत। अब देखो, चूंकि गांधार शैली कहाँ पर है, अफगानिस्तान, ये मैं भारत का अगर मैप बनाऊं, हमारे प्यारे भारत का, ऐसे बना दे रहा हूँ, ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो देखो गांधार शैली इधर फैली, ये प्रायद्वीपीय भारत है, आपको दिख ही रहा होगा। तो गांधार शैली इधर हुई नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में गांधार शैली हुई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बाहरी प्रभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा ना, ईरान अफगानिस्तान सब पास पास में है, जबकि मथुरा यहाँ पर है। तो आप देखोगे गांधार शैली चूंकि बाहरी चीज़ों के आसपास थी, तो इस पर बाहरी प्रभाव यानी ईरानी प्रभाव आपको दिखेगा, यूनानी आक्रमण, ठीक है, ये सब आपको दिखेगा। जबकि मथुरा शैली अंदर है, अमरावती शैली अंदर है, तो यह पूर्ण रूप से स्वदेशी क्या होगी, मूर्तिकला की शैलियाँ उभरेंगी, ठीक है। तो आपको दिखेगा एक संकर है, एक स्वदेशी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट चीज़ें हो जाएं।
तो बात करें गांधार शैली की सबसे पहले, तो कला की ग्रीको इंडियन शैली भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनानी आक्रमणशाली जो कार्य आए उन्होंने ग्रीक और रोमन की विशेषताएं इसमें। अब देखो इसमें मेंस में क्वेश्चन खूब आता है कि ग्रीक और रोमन, इस बार मेंस में 2019 में पूछ दिया कि ग्रीक और रोमन विशेषताएं बताओ, है ना, ये पूछ दिया। लेकिन आपको इतना दिमाग में नहीं लगना है, ठीक है, इतना दिमाग में नहीं रखना है आपको। बस प्री के लिए क्या है कि मूर्तियां पे किसका प्रभाव था? ग्रीको रोमन का प्रभाव था। तो मूर्तियां किस तरह से दिखती हैं? ग्रीको रोमन देवताओं पर दिखती हैं, यानी बॉडी वॉडी पूरी बनाई होगी, है ना, उस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। फिर आपको दिखेगा मथुरा शैली, दूसरी शैली है मथुरा शैली। अब मथुरा शैली में क्या महत्वपूर्ण बात है कि ये मथुरा के आसपास के रीजन में पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली, तो ध्यान रखना इस स्टेटमेंट, पूर्ण रूप से स्वदेशी शैली है, तीनों धर्मों की है, ठीक है। तो मथुरा शैली में जो मूर्तियां मिलेंगी आपको तीनों धर्मों की मिलेंगी, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म, तीनों धर्मों की मिलेंगी, ठीक है। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों पर आप कह सकते हो ये आधारित मूर्तियां हैं, ठीक है, यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों पर आधारित है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, अभी परेशान होती है, अभी हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना। फिर मथुरा शैली में एक जो खास बात है, मूर्तियां प्रतीकों के माध्यम से भी दिखाई जाती हैं। जैसे जैसे समझ लीजिए शिव को लिंग से दिखाया गया, है ना, बुद्ध को आप कह सकते हो कि बेसिकली उनके युद्ध जो, मतलब आप कह सकते हो ना, क्या बोलते हैं, जो हथियार इत्यादि का उपयोग करके उनको दिखा दिया जाता था, या किसी अंग का प्रयोग करके दिखा दिया जाता था, ठीक है, देवी देवताओं को। तो मथुरा शैली में ये एक महत्वपूर्ण बात थी। फिर तीसरी बात आती है अमरावती शैली। तो अमरावती शैली दिखेगा आपको सातवाहन शासकों के संरक्षण में, मौर्योत्तर काल में सातवाहन शासक हुए थे, अभी हम लोगों ने देखा था सारा, ठीक है, आपको ये चीज़ दिखेगा। यहाँ पर हम लोग तीनों में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप मूर्तियाँ भी एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये है आपको अमरावती शैली, जो किनारे ये बनाया अमरावती शैली। अभी अमरावती शैली में आपको क्या दिख रहा होगा? दिख रहा होगा कुछ लोग गले मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ हाथी एटो घूम रहा है, तो ये बेसिकली क्या है? ये कथा, चित्रों के माध्यम से कथा कही जा रही है ना, इसके माध्यम से एक विशेष कथा, विशेष दृश्य दर्शाया जा रहा है बुद्ध के जीवन का। तो इसको हम लोग कहते हैं कथा चित्रात्मक शैली, यानी जो अमरावती शैली है वो है कथा चित्रात्मक शैली है, पहली बात। यहाँ पर देखेंगे आप जो बीच वाली है ये क्या है? मथुरा शैली। मथुरा शैली की महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण दिखेंगी। पहली बात आप यहाँ पर देखिए, ये एक तो वज्र पकड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो इनको बोला जाता है वज्रपाणी, ठीक है, वज्रपाणी बोधिसत्व है जो वज्र पकड़े हुए हैं, और हाथ में ठनी कमल पकड़े होंगे, कहीं है ये है क्या? कमल तो दिख नहीं रहा है, मान लीजिए। तो एक तो कमल पाणी, यानी उसको बोलते हैं पद्म पाणी, जो हाथ में कुछ कमल पकड़े हुए हैं, और एक है आपके वज्रपाणी जो हाथ में वज्र लिए हुए हैं। तो ये अगल बगल में दिखते हैं बुद्ध के, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा ये सब साथ साथ में चीज़ें जोड़ी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर आप इसको दिखेगा। अच्छा, फिर ये आता है आपका गांधार शैली। तो गांधार शैली में देखिए पूरी बॉडी वॉडी बढ़िया से बनाई जाती है, ग्रीको रोमन देवताओं के आधार पर ये बनाई जाती है। इसको आप देखेंगे पूरा हष्ट पुष्ट शरीर बनाया गया, प्रॉपर सिलवटदार कपड़े बनाए गए, और योगासन की मुद्रा में इसको बैठाया गया। आभा मंडल आप देखेंगे विस्तृत यहाँ पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन शैलियाँ आपको यहाँ पर दिखेंगी अलग अलग। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, मतलब इनके मध्य अंतर देख लेते हैं जो कि प्री में स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। तो प्री में स्टेटमेंट खासतौर पे यूपीएससी में ज़्यादा चांस है पूछने का, क्योंकि यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर पूछता है, यूपी पीसीएस वाले चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, हालांकि यार इग्नोर मत करो, मैं फिर से कहूँगा, जनरली सभी लोग सारे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन अब आप ही लोग जबरदस्ती परेशान करते हो, सर हम तो यूपीएससी वाले हैं, सर हम तो यूपी पीसीएस वाले हैं। तो सिलेबस तो सेम है यार, पूछने को पूछ सकते हैं, आप मना नहीं कर दोगे, एग्जाम में पूछ देगा तो आप झगड़ा नहीं करने जाओगे, ठीक है। पहले मैं ये बात तो क्लियर बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ठीक है, अगर आपको बहुत ही और शॉर्ट करना है और समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है, इसको मत देखिए, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गांधार शैली में मैंने बताया कि बाह्य प्रभाव था, यानी यूनानी, ठीक है, प्रभाव यहाँ पर दिखता है, इसलिए इसको इंडो यूनानी कला भी कहते हैं। जबकि मथुरा शैली स्वदेशी है, बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं है। अमरावती शैली भी स्वदेशी है, क्योंकि वो अंदर थी, सीधी बात है, कॉन्सेप्ट बता दिया। प्रयुक्त सामग्री, गांधार शैली में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था शुरुआत में, जबकि बाद में मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिए, यानी बलुआ पत्थर, मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग गांधार शैली में, जबकि मथुरा शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया, ठीक है। तो रेड सैंडस्टोन, यहाँ पे ब्लू सैंडस्टोन का यूज किया गया, ठीक है। इंडो यूनानी आर्ट, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, व्हाइट मार्बल, ठीक है, अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया, यानी व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया अमरावती शैली में, ठीक है। बाकी आप देखो धार्मिक प्रभाव, गांधार शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म की थी, जबकि मथुरा शैली में तीनों धर्म यानी हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों थे, जबकि अमरावती शैली भी मुख्य रूप से बौद्ध था, ठीक है। संरक्षण किस शासकों ने दिया, तो कुषाण शासकों ने मथुरा और गांधार शैली दोनों को संरक्षण दिया, जबकि अमरावती शैली का संरक्षण सातवाहन ने दिया, ठीक है। तो ये आप इस बात को देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, यूपीएससी के लिए ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो गांधार शैली है वहाँ पे बुद्ध को लहराते हुए बाल, मैंने आपसे पहले कहा कि ग्रीको रोमन देवताओं के तरह से दिखेंगे। बुद्ध किस हिसाब से दिखेंगे, जो आपने अपोलस ये सब अगर आपने मूवी देखी होगी, अपोलो, थॉर, है ना, ये सब मूवी देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हष्ट पुष्ट वहाँ पे देवी देवता बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे भारत में देवी देवताओं को देखोगे इतने मोटे तोंद निकली है, गणेश भगवान ऐसे, है ना, तोंद से जाने जाते हैं, मतलब कि जितना मोटा पेट गणेश भगवान है भाई, है ना। जबकि ग्रीको रोमन देवता क्या है, एकदम दुबले, मतलब हष्ट पुष्ट, दुबले भी नहीं, बेसिकली पूरे बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। तो भारत में सभी लोग गणेश भगवान बनना चाहते हैं, वहाँ पर सब लोग बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो लहराते बाल दिखेंगे, बुद्ध आध्यात्मिक मुद्रा में दिखेंगे, आभूषण नहीं के बराबर दिखेंगे, सीधी बात है। आभूषण का प्रभाव भारत में दिखेगा। योगी मुद्रा में बैठे हैं, आंखें आधी बंद हैं, ठीक है। सिर पर उभार या जटा को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये है गांधार कला की विशेषताएं। जबकि मथुरा कला में बुद्ध मुस्कुराते हुए दिखेंगे, प्रसन्नचित्त दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी शरीर हालांकि हष्ट पुष्ट है, चेहरा और सिर मुड़वा के बैठे होंगे, बेसिकली जो भारत के बौद्ध भिक्षु है इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। पद्मासन में बैठे हैं, है ना। और यहाँ पर देखेंगे आप अमरावती कला में आप देखेंगे बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया, बल्कि जातक कथाओं इत्यादि को दर्शाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो यह समझिए यहाँ पर हमने जो आर्ट एंड कल्चर है उस टाइम का वो भी हम लोगों ने साथ साथ में देख लिया, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है। तो गांधार शैली हो गई, मथुरा शैली हो गई, ये हो गया। तो हमारा कनिष्क वंश यहाँ पर समाप्त हो गया, मतलब कुषाण बेसिकली। उसी में हम लोग सातवाहन की अमरावती शैली भी देख लिया। अब हम लोग इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है शक। अब शक में जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो रुद्रदामन है। क्यों रुद्रदामन सबसे इंपॉर्टेंट है? चूंकि इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, और जूनागढ़ अभिलेख पे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहली बात, कहाँ पर यह अभिलेख पाया गया? तो गुजरात के गिरनार पर्वत पर पाया गया। तो ये बात दिमाग में आपके आनी चाहिए। तो मैं ये बार बार कहता हूँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो आपके दिमाग में प्रश्न 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 आने चाहिए। जितने प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे उतना ही ज़्यादा चांस है कि आप चीज़ों को सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न आने का मतलब, कई लोग के ऊट पटांग प्रश्न दिमाग में आता है, ठीक है। कई लोग के दिमाग में बहुत ही ऊट पटांग प्रश्न आता है, तो उससे बचना है, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी हम लोग इधर फोकस करते हैं ताकि हम लोग की ये क्लास खत्म हो, समय पे खत्म हो, ठीक है। तो हमारा फोकस यहाँ पर बना रहे। तो देखेंगे जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है दोस्तों, ये गुजरात की गिरनार पर्वत पर मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा, लिपि ब्राह्मी, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यानी संस्कृत के अभिलेख जितने मिलते हैं उसमें सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, ठीक है। अब ये क्यों इसने ये अभिलेख बनाया, जूनागढ़ अभिलेख क्यों बनवाया? क्योंकि ये शक शासक होते हुए इसने सुदर्शन झील, जो गुजरात की सुदर्शन झील है, उसका पुनर्निर्माण इसने कराया। और उस पुनर्निर्माण को करा के दुनिया को दिखाना चाहता था, देखो हमने इस झील का पुनर्निर्माण कराया है। जैसे अभी मान लीजिए योगी जी कोई बनाए सड़क रास्ता, तो वहाँ पे तो अपना जितना का रास्ता नहीं उतना का वो बनवाएंगे ना, शिलापट, कि इस तारीख को, इस दिनांक को इन्होंने उद्घाटन किया। अब भले से ओकरे बाद जैते पे पान थूकेंगे सब लोग वहीं पे, अगर सड़कियों पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन ये अभिलेख सुरक्षित रहेगा कि हाँ योगी जी कभी भारत में सीएम थे और इन्होंने ये बनाया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो सुदर्शन झील के बांध का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था, इस वजह से इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। लेकिन सुदर्शन जो झील है उसको पहली बार पुष्यगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य का बेसिकली वो जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका मंत्री था इस रीजन का, है ना। तो पुष्यगुप्त ने बनवाया था पहली बार सुदर्शन झील। लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? रुद्रदामन ने। कई बार पुनर्निर्माण हुआ, एक बार रुद्रदामन ने कराया और उसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। तो शक में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कनिष्क हो गया था। एक आता है महामेघवाहन वंश, उसी समय महामेघवाहन वंश,
ठीक है। तो इसका संस्थापक भी महामेघवाहन है, ठीक है। और आप देखोगे कलिंग का शासक था ये, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर खारवेल, जो इसका एक प्रमुख शासक था खारवेल, है ना, महानतम सम्राटों में से एक था, ठीक है। महानतम सम्राटों में से एक था कलिंग का, ठीक है। कलिंग का महानतम सम्राटों में से एक था, क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में बहुत सारी चीज़ें दी। किसने? पांड्य शासक से हल चलवाया था गधे में जोत के, जैन धर्मी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट इससे पूछता है यूपीपीसीएस में, बहुत बार, ठीक है। इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है और इस बार भी चांस है कि पूछ दे, है ना। तो क्या लिखा है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज अ 17 लाइन इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन अ केवरन कार्ड हाथी गुम्फा इन उदयगिरी हिल्स। तो उदयगिरी हिल्स पे ये है, नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा, ठीक है। 2nd सेंचुरी बीसी में बनी थी, है ना। जैन एम्परर खारवेल ऑफ कलिंग किंगडम। तो कलिंग जो कलिंग जो क्षेत्र था, ठीक है, तो कलिंग का जैन शासक खारवेल ने इसको लिखवाया था, ठीक है। तो आपको ये बात पता चल गई होगी, ठीक है। तो आपको क्या पता है? खारवेल शासक के बारे में पता चल गया होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों पर है, ध्यान रखें, उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों पर यह मिलता है, ठीक है। तो गांधार शैली भी हो गई थी, ये हो गई थी। अब आते हैं हम लोग अगले शुंग वंश पे, ठीक है। शुंग वंश, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे नहीं दी हुई हैं, मैं ऐड करके पढ़ा दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे छूट जाती हैं वो मैं ऐड करके पढ़ा दे रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि शुंग वंश और इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ भी नहीं सकते, ये भी बात समझिएगा, हमारी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम लोग पूरा शुंग वंश इन्होंने कहाँ कहाँ बनवाया, इन्होंने स्तूपों में शुंगों ने क्या क्या परिवर्तन किए, जैसे इन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे ना भाई शासन का। पढ़ने को तो हम लोग 2-3 क्लास केवल शुंग वंश के अध्ययन पर ही लगा सकते हैं, लेकिन अब तो पास इतना फालतू का समय नहीं है, ठीक है। मैंने एक कोचिंग के बारे में सुना है, हिंदी मीडियम की बेस्ट कोचिंग है, 2 साल में कंप्लीट कोर्स कराते हैं, ठीक है। और 2 साल में लोग आईएएस बन जाते हैं, सोचिए, लेकिन इनका कोर्स नहीं कंप्लीट होता है। दूसरी बात, इस बात को समझिएगा, लिमिटेशन है। आप 2 महीने पढ़ा रहे हैं वर्ड हिस्ट्री, मेरा एक दोस्त था उसने ज्वाइन किया हिंदी मीडियम से, 2 महीने पढ़ाया उसको वर्ड हिस्ट्री, और ससुरा 2 साल से वर्ड हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, आप बताओ। तो ये तो क्या हुआ, ये तो टाइम वेस्ट हुआ ना अपना और स्टूडेंट्स दोनों का। आप वर्ड हिस्ट्री उसको 2 साल पढ़ा रहे हैं जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। आप पढ़ा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास 3-3 महीना, ठीक है, 3-3 महीना पूरी आर एस शर्मा आपने करवा दी, है ना, 50 ठो किताब आपने करवा दी, क्वेश्चन आने 1 से 2। जबकि अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी से पहले एक बार बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, तो आपको प्राचीन भारत इतिहास से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी में थोड़ा बहुत शुंग वंश के बारे में दिया, वही पढ़ लो, उतना ही आता है क्वेश्चन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा उतना ही पूछेगा, उससे बड़ा नहीं पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कराएगा। तो वो लोग टाइम पास करते हैं, हिंदी मीडियम वाले मस्त कर रहे हैं, और भाई सबसे फेमस कोचिंग है, सबसे प्रसिद्ध कोचिंग है, सीधी बात है। कोई भी कोर्स लॉन्च होता है तो शुरू के 5000 बच्चों के लिए 10% डिस्काउंट दिया जाता है, आप सोचिए, है ना। तो ये बात समझिएगा आप कि यार बड़ा मैटर करता है कि एप्टीट्यूड क्या है हमारा, और हम क्या राइट गाइडेंस राइट तरीके से ले पा रहे हैं कि नहीं। आप 2 साल कोर्स कंप्लीट करा रहे हो, और एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ तो बच्चा खत्म, मतलब बहुत कम चांस है। देखो सिलेक्शन एक आध लोग का होता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन ही नहीं होता होगा, सिलेक्शन, लेकिन आप देखना प्री भी वहाँ से लोगों ने अगर आप उनके भरोसे अगर आप चले गए, किसी कोचिंग के भरोसे, बेसिकली उनके भरोसे नहीं, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, अगर आप हमारे भरोसे या किसी भी चीज़ किसी भी अन्य के भरोसे गए तो आपका प्री भी नहीं होगा, ठीक है। और 2-2 लाख फीस लेके अगर आप प्री भी नहीं निकलवा पा रहे हैं, और प्री के बारे में भी अगर आपको जानकारी नहीं है उचित कि प्री का गाइडेंस कैसा होना चाहिए, प्री में फोकस हमारा एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे होना चाहिए, हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि अगर अनसर्टेन पेपर आया तो भी मैं किसी ना किसी लॉजिक से उस क्वेश्चन को कर पाऊँ। तो प्री में हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए, जबकि आप क्या करवा रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें रटाए जा रहे हैं, फिर दिखा देते हैं कि 200 में से 300 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आए, है ना। आप चाचा वीडियो बनवा रहे हैं, आप काका वीडियो बनवा रहे हैं, लंबे चौड़े वीडियो बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, हमें एक लिमिटेशन, हमें ध्यान रखना है, हमारी लिमिटेशन है कि हम शुंग वंश को 4 लाइन से ज़्यादा अभी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। ये बात समझिएगा, 4 लाइन से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते शुंग वंश। तो वही कुल मिला के इसी बात पर ब्रेक भी मिल गया होगा आप लोग को, है ना।
तो इसीलिए बीच बीच में इधर उधर की बकैती मैं कर देता हूँ। लगे आप लोग को कि नहीं सर ब्रेक की जरूरत नहीं है, तो एक बार ग्रुप में अपने अपने बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो ये पब्लिक होती नहीं है, तो ग्रुप में बता दीजिएगा। और मैं तो कहूँगा यहाँ पे आप लोग जो मेन चैनल मतलब यूट्यूब है वहाँ पर न हो तो कमेंट से बचिएगा आप लोग, ठीक है। वहाँ पे कमेंट से बचिएगा, क्योंकि लिंक कई बार शेयर हो जाती है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इसकी प्राइवेसी आप लोग बनाए रखिएगा, है ना। आप लोग यूपीएससी हिंदी के परिवार में हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग की भी जिम्मेदारी है यार, जो लोग पैसे दिए हैं उन लोग तक ही ये कोर्स पहुँचे, न कि अन्य लोगों तक पहुँचे, ठीक है। क्योंकि फीस बहुत मिनिमम है। अगर फीस बहुत ज़्यादा होती ना तो मैं आप लोग से कहता, अगर 2 लाख हम लोग फीस रखते तो हम लोग खुद ही, अगर कभी मान लो भविष्य में 2 लाख फीस रखेंगे, हम लोग खुद कहेंगे कि 20 लोग तक शेयर कर लो, है ना, 20 लोग मिल के ज्वाइन कर लो, अगर हमें कभी ऐसा करना पड़ा। क्योंकि ये चीज़ समझिएगा, अभी हम लोग क्या है कि इतना मिनिमम लोग ने कोर्स रखा है, ठीक है। और मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है यार कोचिंग वोचिंग के लिए, मतलब लिटरली बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी जैसे अभी हम लोग बोर्ड अब लेके आए हैं, प्रॉपर बोर्ड कैमरा आप देखते हैं, हम लोग सामने आके फ्रंट पे पढ़ाएंगे, है ना। तो समय के साथ चीज़ें इंप्रूव होंगी, जो आपकी शायद जो अगली क्लासेस आपको मिलेंगी वो बोर्ड पे मिले, है ना। तो इस बात को समझिएगा कि शुंग वंश, है ना, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यमुत्र शुंग था। तो ये दिमाग में रखना है कि संस्थापक पुष्यमुत्र शुंग, ठीक है। अच्छा, ये ब्राह्मण शासक था, एक महत्वपूर्ण बात है। किसने कहा? पाणिनि ने कहा। पाणिनि के अनुसार, है ना, जिसने अष्टाध्यायी लिखी थी, कि ये ब्राह्मण शासक है, ठीक है। अच्छा, पतंजलि इसी शुंग वंश में पुष्यमित्र के पुरोहित थे। तो वही जो पतंजलि योग आप लोग करते हो ना, वो जो पतंजलि खुली है दिव्य फार्मेसी बाबा रामदेव वाली, वही। पहले मैं समझता था ना बाबा रामदेव ने ही योगा की खोज की है, जो मैं बहुत छोटा था, कि बाबा रामदेव योगा खोज की है। और मैं जानता था इनका नाम रामदेव नहीं, इनका नाम पतंजलि है पहला मुझे, क्योंकि पतंजलि नाम से था, मुझे लगता था इनका नाम पतंजलि है। बाद में पता चला इनका पतंजलि नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, शुंग वंश के बारे में जो हमारी जानकारी होती है वो अयोध्या लेख से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अयोध्या इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया? अयोध्या इंस्क्रिप्शन में कहा गया कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। तो 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। ये क्वेश्चन शुंग वंश का सबसे फेमस क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप लोग को रखना है, ठीक है। अगला आता है सातवाहन, ठीक है। अगला आता है सातवाहन वंश। तो अब सातवाहन वंश में आप देखोगे, ठीक है, सातवाहन वंश में देखोगे इनकी राजधानी कहाँ थी? मैंने ये बात समझा दी थी कि ये महाराष्ट्र के आसपास हुए थे। शुरुआत में ही बता देते कि मौर्य के बाद, देखो थोड़ा चीजें लिंक करना, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मौर्य के बाद ऐसा ऐसा हुआ, भारत की व्यवस्था ऐसी ऐसी थी, तो आया सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश आया, इनकी राजधानी थी पैठन, अमरावती, वही आसपास दोनों राजधानियाँ थी। अमरावती पहले थी, फिर बाद में पैठन यानी प्रतिष्ठान ये बनी गोदावरी नदी के किनारे। इसका जो प्रमुख है, जो शासक थे, वो सातकर्णी प्रथम, ठीक है। प्रमुख शासन को था सातकर्णी प्रथम, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। इसमें आप देखेंगे जो एक प्रसिद्ध राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब कह रहे ना गौतमी का पुत्र है सातकर्णी, ठीक है। ये जो प्रमुख राजा था, इसने चतुर्वर्ण प्रणाली को फिर से स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक था ये, और ब्राह्मण था, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, ये ब्राह्मण था। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट जाता है सातवाहन शासकों के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग ने मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल में शक, कुषाण, कलिंग के शासक, ठीक है, शुंग और सातवाहन, ये 5-6 शासक हम लोग ने कर लिए जो मौर्योत्तर काल में थे, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखिएगा कि ऐसा नहीं कोई चीज़ छूट नहीं रही है, उतना ही पढ़ाइएगा। तो ये चीज़ ऐड करके बता दी कि पुष्यगुप्त ने बनवाया था सुदर्शन झील, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो वहाँ पे नोट करा दिया है, ठीक है। इसके लिए परेशान होना है। अगला आता है गुप्त काल और इसके बाद का काल, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, तो ये छोटे छोटे राज्य इतने सारे बटे भारत में, फिर से इतिहास पे आते हैं, इतने इतने छोटे छोटे राज्य बने, यहाँ 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 यहाँ, तो ये हुआ गुप्त। अब कहा कि यार ये बहुत बकैती हो रही है, सब पे कब्जा करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं। इसीलिए एक प्रमुख जो इंसान था उसका नाम था समुद्रगुप्त। अभी समुद्रगुप्त इसका नाम में था। अब पूरा ही क्या समुद्र तक कहा, हमारा नाम समुद्रगुप्त रख दिया हमारे बाप। अब हम क्या करेंगे, पूरा जहाँ जहाँ तक समुद्र दिखाई देगा वहाँ तक कब्जा करेंगे, और पूरी जिंदगी लड़ाई करते रह गया, ठीक है। तो गुप्त वंश ने भारत को फिर से एकीकृत किया, और इसलिए एक पूरा आप देख सकते हो गुप्त वंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो संस्थापक था ये कौन था? महाराज श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। तो ये ऑप्शन देगा कि गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे देगा, चंद्रगुप्त धीरे से चिपका देगा सेकंड,
या मौर्य, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक था गुप्त वंश का। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन्होंने लगभग 550, लगभग देखिए लगभग 250 वर्ष, 275 साल, 300 साल तक लगभग भारत में इन्होंने शासन किया था। तो इसी बात है, सीधी बात है, इसीलिए एकीकृत कर पाए थे, लंबे चौड़े तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त वन इनका शक्तिशाली शासक हुआ काफ़ी, है ना। जो प्रमुख है, समझिए जो प्रमुख है, हम उनकी बात करें तो 3 लोग प्रमुख हैं यहाँ पर। समुद्रगुप्त सबसे प्रमुख है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी जिसने धारण की थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने नवरत्नों का जो है प्रणाली स्थापित की, नवरत्न प्रणाली स्थापित की, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। फिर जो तीसरा है वो कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त क्यों महत्वपूर्ण है? इसने महेंद्रादित्य उपाधि ली, और अभी करंट में क्या हुआ, एटा में एक अभिलेख मिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा में एक अभिलेख मिला, तो वहाँ से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी न्यूज़ में भी है कुमारगुप्त, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे सामने ये चीज़ें आती हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके इन लोग को देखते जाते हैं, तो सबके बारे में नहीं देखेंगे। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। समुद्रगुप्त एक जो प्रमुख था, ये भारतीय नेपोलियन इसको कहा जाता था। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। तो नमो याद रखना है, देखा ग्रीन स्मिथ, है ना, विल स्मिथ और विंसेंट स्मिथ और रॉबर्ट स्मिथ। किसने जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा? जब महात्मा गांधी दे दी धीरे से, तो आप लोग सोचेंगे यार महात्मा गांधी कहा होगा, ध्यान रखना विंसेंट स्मिथ ने इसका कहा भारतीय नेपोलियन, है ना। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। मतलब प्रयाग में जो बेसिकली प्रयागराज जो है भारत का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इसके बारे में एक प्रशंसा का एक अभिलेख है, उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। इसको हरिशेन, जो दरबारी कवि हरिशेन है, ठीक है, इसने लिखा था। दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इसने किया, ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया। और देखोगे इसने ना दक्षिण भारत के 12 राज्य बेसिकली कब्जा लिए, 12 राज्यों को हराया, 12 राजाओं को हराया, वापिस उनको उनके राज्य वापिस कर दिए। बेसिकली इसने कसम खाई थी कि जितना देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी वहां तक कब्जा कर लेंगे। कब्जा करते करते 12-13 राज्यों को हरा दिया। अब चूंकि यूपीपीसीएस ने लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन पूछ दिया था कि दक्षिण भारत के नरेश कौन कौन है, तो यहाँ पे सामने दे दिया है कि उग्रसेन, पलक्कड़, ये पलक्का से आपको और समझना है, पलक्कड़ दिया रहता तो आप टिक मार देते। उग्रसेन पलक्कड़ केरला के पास है, विष्णु गोपा काची, नीलराज अवमुक्त, धनंजय कुस्तलपुर। अब ये सब देखो बकैती है, याद होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस ने पूछ दिया तो क्या करें। आप देखो, अगर मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया, मैंने देखा चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा देखना। पंचमार सिक्के मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया, हाइड स्पीस वार हो गया था, योधेय हो गया था, पैठन हो गया था, रुद्रदामन, मैंने मतलब जितनी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें खोजी हैं। आप देखिए मैंने एक एक करके मतलब आप लोग से प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आया, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं की भाई, 2 बार इंटरव्यू दिया है तो बिना पढ़े नहीं दिया होगा। मैंने केवल एनसीईआरटी रीड करके मैंने गया हूँ एग्जाम देने, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा, और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आए उसको रट के समझा भी नहीं, रट के चला गया। यहाँ पर देखोगे इतने राजाओं को उसने हराया, 12 साउथ इंडियन किंग को हराया। तो याद करो, 12 याद करना है तो महेंद्र ऑफ कोसला, व्याघ्र राज ऑफ महाकंट्रा, नमे नहीं याद हो रहा है, मंथा राजा ऑफ कोराला, कहाँ याद हो पाएगा बताओ। पिस्तापुर, पिस्ता काजू तो हम लोग खाते हैं, कहाँ से ही पिस्तापुर जो है इस ससुरा रट पाएंगे। सिंपल सी बात है, दिमाग नहीं लगाने का, है ना। ये क्वेश्चन आए तो तुक्का मारने का कि धनंजय नमवा कैसा लग रहा है, ओहो धनंजय हो सकता है ये नॉर्थ इंडियन नाम हो, नीलराज नाम कैसे, विष्णु गोपा नाम कहाँ का हो सकता है, ऐसे सोच सोच के टिक मार देना। हालांकि सीधी बात है, समकालीन दक्षिण भारत है तो सारे नाम दक्षिण भारत के हैं। मैं तो कहूँगा छोड़ दो, क्वेश्चन कैसे भी टिक कर देना, हो गया तो सही, तो हो गया, नहीं तो खुश होके इतना माथा पच्ची नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। अगला आता है चंद्रगुप्त सेकंड। आप लोगों के सर इधर उधर कितनी बकैती करके एक बार बोल ही दिए रहते। बकैती इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे बस का नहीं है याद करना, बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग उतने देर में पढ़ लीजिए। जो समझदार होंगे वीडियो पॉज करके उतने देर में रीड कर लेंगे, क्योंकि फालतूगिरी है, मतलब लिटरली उसमें टाइम वेस्ट करना, अपना समय बर्बाद करना और कुछ नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा सुनो, इसने ना ये जो ससुरा था, इसने समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की और अश्वमेघ यज्ञ भी कराया। तो अश्वमेघ यज्ञों के बारे में भी, है ना, बहुत चर्चाएं चलती हैं इसकी। अश्वमेघ यज्ञ भाई जो राम कर रहे थे, जहाँ पे लवकुश ने राम को घेरा था जिस यज्ञ में, बेसिकली कि
हमारा घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो हमारा राज्य है, कोई घोड़ा रोकेगा तो उसको हम घोड़ा बना देंगे, वही वाला यज्ञ इसने किया था। चंद्रगुप्त सेकंड, अब चंद्रगुप्त सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि ली थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। देवराज, देवगुप्त, देवश्री इसके अन्य नाम भी थे, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने ली थी। तो जैसे समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, उस तरह से चंद्रगुप्त सेकंड की जो जानकारी है वो मेहरौली शिलालेख से मिलती है, ठीक है, मेहरौली शिलालेख से मिलती है। जो मेहरौली स्तंभ है वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, ठीक है, कुतुब मीनार के पास है। विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना इसके माध्यम से की गई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, बताया कि इसने रुद्र सिंह यानी शक वंश के राजा को पराजित किया। शक सस्ता का उनमें की सीधी बात है, शक थे विकेंद्रीकृत हो रहा था ना, तो सबको हराएंगे तभी तो भाई देखो गुप्त शासक कैसे कंसोलिडेट करेंगे भारत का, क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था मौर्य के बाद, तो कंसोलिडेट करने के लिए सबको हराएंगे, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। शकों को हराने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। इसी के दौरान फायान भारत में आया था। तो फायान कब आया था भारत में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, यानी गुप्त काल में आया था, बेसिकली चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेहरौली लेख इसके प्रमुख जानकारी देती है, ये दिमाग में रखना है। इसके शासनकाल में 9 रत्न हुए थे चंद्रगुप्त में, तो महाकवि कालिदास, धन्वंतरी चिकित्सक जिनको हम लोग मानते हैं ना चिकित्सा का देवता, तो धन्वंतरी, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, कोशकार अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश लिखी थी, वास्तुकार शंकु, छपड़क ज्योतिषी, वररुचि जो प्रमुख व्याकरणज्ञ थे, बेताल भट्ट नाम का जादूगर भी था, और घटकर पर कूटनीतिज्ञ भी था, यानी तो लो चाणक्य ऐसा मान लो। तो ये देखोगे ये फेमस चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे, ठीक है, दरबारी। इसके बाद इनका बेटवा कुमारगुप्त वन, इसने उपाधि ली थी महेंद्रदित्य। अभी न्यूज में था एटा में इसका साइन मिला है महेंद्रदित्य, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, मन करे देख लो नहीं तो छोड़ दो। स्कंदगुप्त जो अगला है गुप्त वंश में, ठीक है, इसमें आप देखेंगे इसने स्वर्ण सिक्के चलाए और हूणों का पहला आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ स्कंदगुप्त के, और ये विजय भी हुआ। स्कंदगुप्त उपन्यास भी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है, फालतूगिरी ये सब बकैती, तो गुप्त काल में ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है हूणों का आक्रमण हुआ, तो हूणों में तोरमाड़ क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे हूण आक्रमण का नेता था, है ना, और एरण जो लेख है, एरण लेख है, ठीक है, इस पर पता चलता है इसके बारे में, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है ना, और मिहिर कुल इसका उत्तराधिकारी था। तो देखो, तो गुप्त, अब समझना, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए गुप्त काल हुआ, अब देखो गुप्त काल के पहले का सोचो, गुप्त काल के पहले भी राज्य विखंडित थे, छोटे छोटे थे, गुप्तों ने आगे इसको कंसोलिडेट किया, मतलब एकत्रित किया। अब गुप्त में जब कमजोर राजा हुआ, स्कंदगुप्त के बाद जब कमजोर राजा शुरू हुए, ठीक है, कमजोर राजा शुरू हुए, तो गुप्त में, अच्छा, चूंकि गुप्त का जो शासनकाल था ये सामंतों पर आधारित था, सामंत बहुत सारे क्रिएट हुए, तो सामंत क्रिएट हुए तो शक्तिशाली बनते गए। अब शक्तिशाली बनते गए, साथ में क्या प्रॉब्लम हुई? गुप्तों के पास पैसा खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा इधर उधर उन्होंने अपव्ययी किया, ध्यान नहीं दिया शासन पे, सत्ता कमजोर हुई, कमजोर शासक हुए, साथ में हूणों का आक्रमण भी हुआ, इधर से आक्रमण हुआ, तो इससे क्या हुआ? गुप्त काल मतलब गुप्त वंश नष्ट हो गया। तो हूणों के आक्रमण के बाद फिर से छोटे छोटे राज्य उदित हुए भारत में, फिर से छोटे छोटे सामंती राज्य भारत में उदित होते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो ये बात देखेंगे, तो हूण आक्रमण में तोरमाड़ नाम प्रमुख है, ये दिमाग में आपको रखना है। तो इसके बाद छोटे छोटे राज्य आप देखोगे बहुत सारे उत्पन्न हुए, ठीक है, उसके बारे में जैसे गुर्जर, प्रतिहार, यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, है ना, तो ये सब भारत में बहुत सारे प्रमुख जो है राज्य उत्पन्न होते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिकली, है ना, गुप्त काल के दौरान और गुप्त काल के बाद में प्रमुख अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। वाकाटक ये सब हुआ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इतना याद वाद होगा नहीं। दर्शन मैंने आपसे बोला, जैसे अभी मैंने आपको वो पढ़ा है ना, गांधार और ये सब कला, ठीक है, गांधार, अमरावती और क्या बताया, मथुरा, ये पढ़ा है। इसी प्रकार में दर्शन भी आपको, षट दर्शन, एक अलग से वीडियो में 10 मिनट यूट्यूब पे ओपन कर दूंगा उसको, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो अलग से षट दर्शन बता दूंगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर समझना है तो। चूंकि अगर देखो समझना है तो वो 10 मिनट का वीडियो देख लेना, बाकी जो दर्शन है षट दर्शन, तो यहाँ आपके सामने है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ षट दर्शन, ताकि आपको ये न लगे सर नहीं पढ़ाया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रवर्तक। षट दर्शन क्या? योग है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है, ठीक है, और एक कौन सा छूट रहा है? न्याय छूट रहा है, और छूट रहा है आपका
जो षट दर्शन भारत में बोला जाता है बेसिकली, और बोला जाता है सांख्य। ठीक है, तो योग का कौन है? पतंजलि। वैशेषिक का है कणाद, है ना। मीमांसा के हैं जैमिनी, ठीक है ना। वेदांत के हैं बादरायण। सांख्य के हैं कपिल, और न्याय के हैं गौतम। यहाँ पे दिया भी होगा, सांख्य के हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम। ठीक है, अब ये समझिए बेसिकली, तो ये आपको 6 नामों याद कर लेने हैं। ठीक है, 6 नामों याद, इनके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, वैशेषिक कणाद। इनके बारे में डिटेल जानकारी मैं एक 10 मिनट का वीडियो में बनाऊंगा, आप लोगों को दे दूंगा जानकारी, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर समझना है तो, नहीं तो रटना है, और समझ में आ चुका है तो केवल नाम याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, नाम याद रखना है बस। अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं। इसी समय अगर मैं बात करूं, यूपीएससी के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी समय अर्थव्यवस्था में ताम्रलिप्ति, भणुज, ये 2 प्रमुख बंदरगाह दिखते हैं आपको। तो ताम्रलिप्ति कहाँ पर है? बंगाल, भाई जो वर्तमान में कोलकाता और ये हुगली वाला बंदरगाह है ना, उसका पुराना नाम ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। ठीक है, और सीधी बात है, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, मतलब इस साइड पूरा व्यापार करते थे। जैसे ये भारत है, इसके इधर का पूरा व्यापार करते थे ताम्रलिप्ति से। फिर भड़ोज पश्चिम भारत में, तो यहाँ से पूरा पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे। तो 2 प्रमुख बंदरगाह आपको गुप्त और गुप्तोत्तर काल में दिखते हैं। फिर यहाँ पर श्रेणियाँ, महत्वपूर्ण संगठन होती थी, श्रेणियाँ। ठीक है, तो गिल्ड्स, बेसिकली आप इसको गिल्ड कह सकते हो, गिल्ड होते थे। ठीक है, तो गिल्ड क्या होते थे? बेसिकली व्यापारियों के समूह होते थे, अलग अलग व्यापारियों के समूह। जैसे चावल के व्यापारियों का अलग गिल्ड, घोड़ों के व्यापारियों का अलग गिल्ड, तो इनके समूह होते थे। अच्छा, इनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी, क्योंकि भाई ये पूरे भारत में, पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं, राजा को पैसा ला के दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको बहुत सारे जो है अधिकार मिलते थे। अपने सदस्यों पे इनको न्यायिक अधिकार था। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था। ये अपने वेतन, नियम, कीमतों सबका निर्धारण कर सकते थे, अपने नियम बना सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हो कि विकेंद्रीकृत श्रेणियां होती थी, है ना। बस राजा को पैसा ले जाके दे दो, राजा को उतने से मतलब था, बाकी पैसा कमाओ, खुश रहो। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखिएगा। तो ये श्रेणियां, ये अर्थव्यवस्था में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, उनके लेखकों के बारे में लोग देख लेते हैं। इसी दौरान जो लिखी गई गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, तो आप देखिए, सिद्धांत शिरोमणि लिखी गई भास्कराचार्य के द्वारा। ठीक है, मैथमेटिक्स की किताब है। लीलावती भी लिखी गई इन्हीं भास्कराचार्य के द्वारा। तो भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती लिखी गई। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे मृच्छकटिकम लिखी गई शूद्रक द्वारा, मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है ना। इसके अलावा और कौन सा था? बस ठीक है, तो आपको कितना दिमाग में रखना है? मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी, शूद्रक की रचना। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, भास्कराचार्य की रचना। तो ये आपको 2-3 किताबों को दिमाग में रखना है जो इस दौरान हुई थी। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप देखेंगे एक एरण अभिलेख है जो गुप्त काल के बाद, अब देखो गुप्त काल के बाद बहुत सारे राजवंश हुए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वाकाटक हुआ, ठीक है, वाकाटक के बाद आप देख पाओगे राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब वंश हुए, है ना, गुप्त काल के बाद, है ना। फिर पुष्यभूति राजवंश हुआ, है ना, भाई हर्षवर्धन वाला, हर्ष को कैसे भूल सकते हैं, कन्नौज का राजा, जहाँ पे अभी हमारी भाभी जी हैं, डिम्पल भाभी। ठीक है, तो है ना, तो आप समझिएगा ये क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सांसद है शायद वहाँ से, है ना। ये बात समझिएगा कि ये उस काल के दौरान प्रमुख राजवंश हुए। तो इनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी अलग अलग मिलती है। बहुत सारी जानकारी के लिए बहुत सारे अभिलेख हैं। तो एक एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख एमपी में है। ठीक है, एरण अभिलेख एमपी में है। यहां पर आप देखोगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सेनापति गोपराज के स्त्री के सती होने का यहां पर उल्लेख है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है? एरण अभिलेख। और ये कब हुआ था? यानी सती प्रथा गुप्त काल में आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, गुप्त काल में आपको दिखाई पड़ती है सती प्रथा। ठीक है, तो एरण अभिलेख बहुत प्रमुख है, दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, गुप्त काल के दौरान ही करों, एक जो प्रमुख कर था उद्रिंग, ठीक है, भूमिकर, उद्रंग क्या होता था? भूमिकर होता था। जो मैंने कहा था कई बार प्राचीन शब्दावलियां पूछ देता है कि उद्रंग से क्या तात्पर्य है। जैसे पूछा था विष्ठी से क्या तात्पर्य है? बलात् श्रम जो गुप्त काल में कराया जाता था। इसी तरह से पूछ सकता है उद्रंग क्या है, तो कर है, अधिकारी हैं, इस तरह से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो उद्रंग क्या है? भूमि कर है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, इसके बाद जो कुछ
जो प्रमुख राजवंश हुए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा बस ये आज का खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो देखिए, उसके बाद आपका हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, है ना, और आपका पाल वंश, ठीक है। तो पाल वंश, ये 3-4 वंश प्रमुख है। अच्छा, अब पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ये दिमाग में रखना है, ठीक, गोपाल। यहां पर देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, इसका पहली बार उल्लेख एक एक करके हम लोग करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का असल में चीजें ना, मैं थोड़ा सा क्यों रुक रुक के बोलना पड़ रहा है, एक तो आपको समझ में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे चीजें बहुत अलग अलग जगह दी हैं। देखिए, आप अचानक से गुर्जर जाति, अब कैसे किसी को समझ में आएगा कि गुर्जर जाति क्या है? इसी वजह से ना घटना चक्र वाली अच्छी किताब तो है, मतलब एज अ फैक्ट आप कह सकते हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए रिवीजन के लिए आसान है, लेकिन उन्हीं लोग को ये रिवीजन करा पाएगी जिन लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। जिन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ रखा है उन्हीं लोग को केवल ये समझ में आने वाली किताब। बाकी ये किताब किसी के बस की नहीं है, सब हवा ही उड़ जाएगा। शुरू के 1-2 पेज तो समझ में आएगी, बाकी ऐसे उड़ जाएगा दिमाग से। तो ये समझिएगा, तो गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख एहोल लेख में मिलता है, लेकिन जो संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। तो ये दिमाग में रखना है। तो उसमें कई वंश थे, सबका संस्थापक दिमाग में रखना है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। पाल वंश का मैंने बता दिया कौन था? गोपाल, ठीक है, गोपाल, पाल वंश का गोपाल, ठीक है। अच्छा, फिर उसी समय एक और राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति राजवंश का था हर्षवर्धन, ठीक है। ये कन्नौज में इसने राजधानी स्थापित की थी, तो ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर एहोल लेख जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एहोल प्रशस्ति एक देख लेते हैं हम लोग, एहोल प्रशस्ति। तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो राष्ट्रकूट शासक था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य, ठीक है, युद्ध का वर्णन है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन है। यह बताया गया कि हर्ष पराजित हो गया था यहाँ से, और नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध, एहोल प्रशस्ति। तो उसने एहोल में खुदवा दिया कि हमने हर्ष को हरा दिया, हर्ष को मैंने पैरों तले कुचल दिया, हर्ष निकल गया वहां से, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया एक वहां पे बहुत बोलता है त्रिपार्टाइट जो कॉन्क्वेस्ट है, जो 3 पार्टी संघर्ष है, बेसिकली त्रिकोणीय संघर्ष वहां पर होता है ना। किस क्षेत्र को लेके? कन्नौज को लेके, जहां पे इत्र बहुत प्रसिद्ध है भारत का। तो कन्नौज को लेके 3 राजवंशों का संघर्ष देखने को मिलता है गुप्त काल के बाद। कौन कौन होते हैं? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। ये दिमाग में रखिएगा। अंततः गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं, लेकिन दिमाग में रखिएगा राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य संघर्ष होता है कन्नौज और आसपास के रीजन को लेके। दिमाग में आपको क्या रखना है, सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था? धीरे से आप दे देगा चोल, दिमाग में रखना है, ठीक है। दे देगा सातवाहन, दिमाग में रखना नहीं थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो ये थे, तो ये त्रिकोणीय संघर्ष हो गया हमारा। एहोल प्रशस्ति हम लोग ने पढ़ लिया। अब एक जनी आए उसी दौरान, ह्वेनसांग भारत में आए, बाद में आए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किस दौरान आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। इसमें बहुत सारी चीज देखी, इसने महामोच परिषद देखी, ठीक है, महामोच परिषद देखी भारत में। तो जो जो चीजें देखी वो नोट की, और इसने कहा बेसिकली महामोच परिषद क्या होता था? हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रति 5 वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था। उस समय हर्षवा क्या करता था? सारा धर्म अनुदान कर देता था, पैसा रुपया सब। ये तो बहुत फेमस था, ठीक है ना। अच्छा, ये जो चाइनीज जो लेखक आते थे भारत में, इन्होंने भारत को इंतु और थियांतु नाम दिया। यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतु थियांतु नाम इन्होंने भारत को दिया था, ठीक है। भारत को इंतु थियांतु नाम किसने दिया था? चाइनीज लेखकों ने दिया था। अच्छा, ये भारत आया, ठीक है। इसने किताब का नाम क्या लिखा? सीयुकी, सीयुकी, ठीक है, सुजुकी ऐसे याद कर लो, सुजुकी किताब का नाम लिखा। और इसने नालंदा का भी दौरा किया है, तो ये दिमाग में रहेगा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय भी गया है। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में था। महामोच परिषदों अटेंड किया था, तो बहुत बकैती करके गया था ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग एक जो महत्वपूर्ण आखिरी हम लोग का जो आज का फैक्ट है कि शंकराचार्य जो उस दौरान हुए, ठीक है, बेसिकली गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बाद, तो वहां पर आप देखेंगे उन्होंने 4 मठों का भारत में स्थापना की, ताकि धर्म जो है, हिंदू धर्म आप देखोगे कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। तो बेसिकली वापस से धार्मिक चीज़ों को बेसिकली भक्ति मार्ग स्थापित करने के लिए शंकराचार्य ने क्या किया? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, पुरी उड़ीसा में दूसरा मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पश्चिम में द्वारका। तो 4 जगह इन्होंने मठ स्थापित किया। तो उत्तराखंड, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी,
दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में द्वारका। तो ये आपके दिमाग में रखना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, प्राचीन भारत में। अब हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला कुछ कुछ देखेंगे कि अब जो अगले लेक्चर में कि खजुराहो के मंदिर यहाँ के क्या स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं, ठीक है। फिर हम लोग एलिफेंटा के बारे में देखेंगे कुछ कुछ फैक्ट। ये सब अब यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। अंकोर वाट, एलोरा, ठीक है, नागर, द्रविड़, ये सब देखेंगे। सूर्य देव का मंदिर देखेंगे। तो अब हम लोग बेसिकली अब आने वाले हम लोग स्थापत्य कला पे, और यही हम लोग का स्थापत्य कला के आखिर में दक्षिण भारत में संगम युग खत्म करके बेसिकली हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग का जल्दी से जल्दी ये अब खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है एक लेक्चर और, मतलब एक दिन और, लेक्चर नहीं मैं काउंट करूँगा, एक दिन और हमें चाहिए जितने भी लेक्चर हों हमारा कंप्लीट करने के लिए ये कोर्स प्राचीन भारत का। इसके बाद एक लेक्चर चाहिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए। तो 20 क्वेश्चन यूपीएससी के, 20 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के, जिनके बैच अलग अलग हैं उनके वही डिस्कशन होगा। जैसे आपके यूपीपीसीएस है तो आपका यूपीपीसीएस डिस्कशन होगा, आपका यूपीएससी तो आपका यूपीएससी डिस्कशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। रिवीजन करते रहिए, एक बार और सुनिए। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे फैक्ट हैं यार, एक दो बार वीडियो सुन लेना, एटलीस्ट सोते समय कान में लगा लो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ इस कोर्सेज के बारे में और ज्वाइन कराओ, ठीक है ना। तो ज्वाइन करते रहो। इसमें मुझे लगता है यार इतनी कम फीस है ना, इतनी किताबें आप लोगों को मिल जाती हैं, इतनी फीस भी कम है कि मेरे हिसाब से शेयरिंग नहीं करना बनता है। मतलब शेयरिंग इन द सेंस वीडियो मत शेयर करिए, बताइए कोर्स के बारे में शेयर कीजिए, ठीक है, जानकारी शेयर कीजिए, है ना। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए उससे क्या है कि इतनी कम कॉस्ट में ना फिर क्या होता है कि जब तक ज़्यादा लोग एडमिशन ना लेना तो वो मेहनत का फिर फ़ायदा नहीं मिलता ना हमें ना आपको, ठीक है। तो कम कॉस्ट तभी हो पाती है जब इकोनॉमी ऑफ स्केल में एडमिशन आए, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग कंटेंट बना रहे हैं या बाकी चीज़ें पीडीएफ बना रहे हैं, है ना, डिस्कशन कर रहे हैं, तो काफ़ी इन चीज़ों का होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर करते हैं हम लोग।